आइए जानते हैं मेटामॉडर्निज्म क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से बाधित है, वित्तीय प्रणाली तेजी से बेकाबू हो रही है और भूराजनीतिक संरचना हाल ही में अस्थिर दिखाई देने लगी है, क्योंकि यह हमेशा असमान रही है। यह तिहरा संकट हमारी बुनियादी धारणाओं के बारे में संदेह पैदा करता है और प्रतिबिंब को प्रेरित करता है, जितना कि सांस्कृतिक बहस को भड़काने और हठधर्मिता को भड़काने वाला। ऐसा लगता है कि इतिहास अपने अति जल्दबाजी में घोषित लक्ष्य से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सहस्राब्दी की बारी के बाद से इसके अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकियों, तकनीकों और उपकरणों के लोकतंत्रीकरण ने टेलीविजन स्क्रीन और तमाशा, साइबर स्पेस और सिमुलेक्रम की विशेषता वाले पोस्टमॉडर्न मीडिया तर्क से रचनात्मक शौकिया, सामाजिक नेटवर्क और स्थानीय के मेटामॉडर्न मीडिया तर्क की ओर एक बदलाव का कारण बना दिया है। मीडिया, जिसे सांस्कृतिक सिद्धांतकार काजिस वर्नेलिस नेटवर्क संस्कृति कहते हैं। इस बीच आर्किटेक्ट और कलाकार तेजी से पुनर्निर्माण, मिथक और मेटाक्सिस के सौंदर्य नैतिक विचारों के पक्ष में पुनर्निर्माण, पैराटैक्सिस और पेस्टिज के सौंदर्य नियमों को छोड़ देते हैं। ये कलात्मक अभिव्यक्तियां उत्तराधुनिकतावादियों की घिसी-पिटी संवेदनाओं और खाली प्रथाओं से आगे बढ़ती हैं, न कि उनके दृष्टिकोण और तकनीकों के साथ मौलिक रूप से भाग लेने से, बल्कि उन्हें शामिल करने और पुनर्निर्देशित करने से। राजनीति में, जैसा कि अन्यत्र संस्कृति में है, उत्तराधुनिकतावाद से एक संवेदनशीलता उभर रही है और उससे आगे निकल रही है, एक गैरद्वंद्वात्मक औफेबम के रूप में जो अपने कुछ लक्षणों को बनाए रखते हुए उत्तर आधुनिक को नकारता है। हम जो देख रहे हैं वह एक नए सांस्कृतिक प्रभुत्व का उदय है, मेटामॉडर्निज्म। हम मेटामॉडर्निज्म को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण भावना की संरचना के रूप में समझते हैं, जिसे रेमंड विलियम्स के बाद परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक अनुभव का एक विशेष गुण ऐतिहासिक रूप से अन्य विशेष गुणों से अलग है, जो एक पीढ़ी या अवधि की भावना देता है। मेटामॉडर्निज्म इसलिए सौंदर्य शास्त्र और संस्कृति में हाल के परिवर्तनों के साथ आने के लिए एक अनुमानी लेबल है और इन परिवर्तनों को समयबद्ध करने की धारणा है। इसलिए जब हम मेटामॉडर्निज्म की बात करते हैं, तो हम किसी विशेष आंदोलन, विशिष्ट घोषणापत्र या सैद्धांतिक या शैलीगत परंपराओं के समूह का उल्लेख नहीं करते हैं। हम दूसरे शब्दों में, जैसा कि चार्ल्स जेनक्स करेंगे, इस या उस वास्तुकार या कलाकार के रचनात्मक कार्य को समूहबद्ध करने, वर्गीकृत करने और कबूतरबाजी करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम जेमसन के बाद आधुनिकता के विकास में एक विशिष्ट चरण के सांस्कृतिक प्रभुत्व को चार्ट करने का प्रयास करते हैं। हमारी पद्धतिगत धारणा यह है कि प्रमुख सांस्कृतिक प्रथाएं और एक निश्चित अवधि की प्रमुख सौंदर्य संबंधी संवेदनाएं, जैसा कि यह थी, एक प्रवचन है जो सांस्कृतिक मनोदशा और करने, बनाने और सोचने के सामान्य तरीकों को व्यक्त करता है। भावना की संरचना या एक सांस्कृतिक प्रभुत्व के बारे में बात करने के लिए लाभ है, जैसा कि जेमसन ने एक बार समझाया था, कि कोई अंतर को मिटा नहीं देता है और ऐतिहासिक काल के विचार को बड़े पैमाने पर समरूपता के रूप में पेश नहीं करता है। यह एक अवधारणा है जो बहुत अलग, फिर भी अधीनस्थ विशेषताओं की एक श्रृंखला की उपस्थिति और सहअस्तित्व की अनुमति देती है। इन अलग अलग, फिर भी अधीनस्थ विशेषताओं को वैकल्पिक रूप से बीते दिनों के अवशिष्ट या आकस्मिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो किसी अन्य दिन और उम्र की ओर इशारा करते हैं। उत्तर आधुनिकता भले ही बीत गई हो सकता है कि उसने भूत को छोड़ दिया हो, लेकिन जैसा कि जोश टोथ ने ठीक ही तर्क दिया है, उसकी मृत्यु के बारे में बात करना उसके बाद के जीवन के बारे में भी बात करना है। उत्तराधुनिकतावाद की मृत्यु सभी मौतों की तरह को एक निश्चित विरासत के पारित होने देने के रूप में भी देखा जा सकता है, कि यह मृत्यु सभी मौतों की तरह
भी एक जीवित है, एक गुजर रहा है। उत्तर आधुनिकतावाद का भूत लेकिन आधुनिकता का भी अभी भी समकालीन संस्कृति का शिकार है। दूसरों ने महसूस करने की उभरती संरचनाओं को सिद्धांत देना शुरू कर दिया है जो भविष्य में इतना निकट नहीं प्रभावी हो सकते हैं या नहीं। इस तरह के उद्भव के सबसे स्पष्ट उदाहरण वे सभी प्रथाएं हैं जो आम लोगों से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए कई सिद्धांतकारों ने तर्क दिया है कि ये प्रथाएं अंततः एक आधुनिकता से परे एक भविष्य की ओर इशारा करती है, जैसा कि हम वर्तमान में जानते हैं। हम भविष्य के इन दृष्टिकोणों से सहमत हैं या नहीं, यहाँ बिंदु के अलावा है। क्या मायने रखता है कि यह हमारी समकालीन संस्कृति है जो इन दृष्टिकोणों को सक्षम बनाती है, या यूं कहें जो एक दृष्टि होने के प्रवचन को खोलता है। मेटामॉडर्निज्म, जैसा कि हम इसे देखते हैं, न तो अवशिष्ट है और न ही भावना की एक उभरती हुई संरचना है, बल्कि समकालीन आधुनिकता का प्रमुख सांस्कृतिक तर्क है। जैसा कि हम इस वेबसाइट में दिखाने की उम्मीद करते हैं, भावना की मेटामॉडर्न संरचना को उत्तराधुनिकतावाद को पार करने के लिए एक पीढ़ीगत प्रयास और हमारे वर्तमान संकटग्रस्त क्षण के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। भावना की कोई एक संरचना सांस्कृतिक प्रथाओं की एक विस्तृत विविधता और सौंदर्य संवेदनाओं की एक पूरी श्रृंखला द्वारा व्यक्त की जाती है। इन प्रथाओं और संवेदनाओं को सामाजिक परिस्थितियों द्वारा आकार दिया जाता है और आकार दे रहा है, जितना कि वे पिछली पीढ़ियों की प्रतिक्रिया में और संभावित भविष्य की प्रत्याशा में बनते हैं। हम तर्क देते हैं कि भावना की समकालीन संरचना यानी मेटा प्रतीत होने वाली आधुनिक रणनीतियों और जाहिरा तौर पर उत्तराधुनिक रणनीति के साथ साथ प्रथाओं और संवेदनाओं की एक श्रृंखला के बीच एक निरंतर दोलन उत्पन्न करती है, जो अंततः यानी मेटा इन घिसी-पिटी श्रेणियों से परे है। भावना की मेटामॉडर्न संरचना इंद्रियों के लिए एक आधुनिक इच्छा और इस सब की भावना के बारे में एक उत्तर आधुनिक संदेह, एक आधुनिक ईमानदारी और एक उत्तर आधुनिक विडंबना के बीच आशा और उदासी और सहानुभूति और उदासीनता और एकता और बहुलता और शुद्धता और भ्रष्टाचार के बीच एक दोलन को उजागर करती है, और भोलापन और ज्ञान, नियंत्रण और कॉमन्स और शिल्प कौशल और अवधारणावाद और व्यावहारिकता और यूटोपियनवाद के बीच। दरअसल मेटामॉडर्निज्म एक दोलन है। यह वह गतिशील है जिसके द्वारा वह स्वयं को अभिव्यक्त करता है। हालांकि इस दोलन को एक संतुलन के रूप में नहीं सोचने के लिए सावधान रहना चाहिए, बल्कि यह एक पेंडुलम है जो असंख्य ध्रुवों के बीच झूलता है। हर बार जब मेटामॉडर्न उत्साह कट्टरता की ओर झुकता है, गुरुत्वाकर्षण उसे वापस विडंबना की ओर खींचता है। जिस क्षण उसकी विडंबना उदासीनता की ओर झुकती है, गुरुत्वाकर्षण उसे वापस उत्साह की ओर खींच लेता है। धन्यवाद।